न्यूज के गेस्ट न्यूज में आज हमारी मेहमान है मध्य प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर। कृष्णा गौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी सारी चुनावी व्यस्तता के बावजूद यहाँ आई हैं और हमारे न्यूज़ रूम में क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका भी। और अच्छा लगा मुझे कि लगभग 1 से 1.5 महीने की चुनावी व्यस्तता के बाद आज पूरे रिलैक्स मूड में आज अपने विस्तार चैनल में आई हूँ। तो आपने विस्तार न्यूज़ के बारे में देखा है, सुना होगा कभी? जी बिल्कुल। अच्छा, आप तो हमें प्रोग्राम में आई थी, लॉन्च प्रोग्राम में आई थी। तो पर कैसा लग रहा, अब व्यस्तता खत्म हुई और कुछ बड़ा ऐसा लगा, कोई बड़ा बोझ सा उतर गया या कुछ रिलैक्स? हाँ, स्वाभाविक रूप से एक जिम्मेदारी जब आपके ऊपर होती है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना होता है। और जब वो समय निकल जाता है तो काफ़ी बोझ हल्का सा दिखाई देता है। मगर आपको हम लोग जब कहते हैं कि आप राजनीति, आप पॉलिटिशियन हैं, मगर आप कहीं पॉलिटिशियन तो लगती नहीं है, इतनी आम फहम, सबसे मिलती जुलती और हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं। नहीं नहीं, कोई राजनीति क्षेत्र में काम करते हुए राजनीतिक लगना कोई ज़रूरी नहीं है। एक आम इंसान होते हुए भी आप इस क्षेत्र को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मेरी हमेशा से सोच यही रही है कि मैं इस क्षेत्र में एक आम नागरिक बनकर लोगों की सेवा करूं, समस्याओं का निराकरण करूं और लोगों की जो अपेक्षा अपने जनप्रतिनिधि से होती है, अपने नेता से होती है, उसको पूरा करूं। हमने आपके लिए एक सुंदर सा कोलाज यहाँ बनाया हुआ है, आपकी पुरानी सब यादगार फोटो को लेके। आपके दोनों बेटे हैं, क्या नाम है? छोटा अमन है और बड़ा आकाश है। जी। स्कूल में पढ़ते थे, ये तब के फोटो है। अच्छा, और फोटो दिखाइए भाई। ओह माय गॉड, ये जब बेंगलोर में पढ़ता था हॉस्टल में, मैं उससे मिलने जाती थी, उस समय की फ़ोटो है ये। क्या बात है, अब तो बड़े हो गए हैं। अब बड़े हो गए, काफ़ी बड़े, अब तो दोनों सेटल हो गए हैं। ये भी वहीं का हॉस्टल हॉस्टल के बेटा। ये बाबूजी के साथ ये कहाँ का फोटो है? ये हम लोग गए थे डलहौजी के टूर पे। अच्छा। उस समय का फोटो है ये, वहाँ ठंड थी और बाबूजी को धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थलों का, पहाड़ों का बड़ा शौक था। तो जब भी गर्मियाँ आती थी बच्चों को लेके वो धार्मिक स्थल और पहाड़ों पर ज़रूर लेकर जाते थे। तो ये वहीं का डलहौजी का हमारा है एक टूर था, उसका फ़ोटो है। अरे वाह, क्या शानदार, अच्छा फोटो। क्या बात है। ये शायद महाकालेश्वर है। ये ना, ये हम दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे और ये रामेश्वरम की हमारी यात्रा थी जिसमें बाबूजी हमारे साथ अच्छा। थे। ये रामेश्वरम की यात्रा का है। रामेश्वरम, वाह। आकाश बड़े बेटे की शादी के बाद जस्ट हम लोग गए थे। अच्छा, और बहू भी है साथ में। क्या बात है, कोई देख के कह नहीं सकता कि आपकी दो बहुएं हैं। ये छोटी बहू है। अच्छा। ये छोटा बेटा जब अमेरिका से शादी करके आया था तो बहू का गृह प्रवेश का कार्यक्रम हमने किया था। बहुत बहुत खुश। आप क्या राजस्थानी वेशभूषा में हैं? तो जी। क्या बोलते हैं, पोशाक? पोशाक। पोशाक राजपूत। जी हाँ। ये ग्रैंडसन है व्योम। व्योम। ये कौन बैठी हैं? ये मेरी बड़ी सिस्टर है। अच्छा अच्छा। तो इंदौर से आके भोपाल में राजनीति करेंगे, कभी आपने सोचा था? कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था। मेरी लाइफ में यू टर्न आया। बचपन से समाज सेवा के प्रति रुचि थी, घर में वातावरण था, क्योंकि जिस परिवार में पली बड़ी वहाँ वातावरण मुझे पिताजी ने जिस प्रकार से वो समाज सेवा करते थे देखती रहती थी, बड़ी हुई उसी को देखते हुए। तो मन में वो भाव तो था, लेकिन मैं स्वयं कभी राजनीति करूँगी ये कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब ज़िंदगी ने ऐसा अवसर दिया करने का, तो वही गुण जो बचपन से देख के मैं बड़ी हुई थी, वही सब कुछ जो अंदर समाया हुआ था, वही आज मेरे काम में दिखाई देता है। कितना मुश्किल रहा ये ट्रांसफॉर्मेशन? बहुत कठिन यात्रा रही, बहुत ही कठिन। एक हाउसवाइफ घर में घर संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए एकदम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने निकलती है तो चुनौतियां बहुत सारी सामने आती है। लेकिन अगर आपके इरादे नेक हैं, आपका संकल्प दृढ़ है, तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। और मुझे बाबूजी ने बहुत बहुत संबल दिया हर परिस्थिति में। जब मेरे जीवन में दुखद घटना घटी, उस समय भी बाबूजी ने पहले दिन से ही मुझे कभी निराश नहीं होने दिया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जिस पिता का इकलौता बेटा चला गया हो, उस पिता के मुंह से पहले दिन अगर मैं ये शब्द सुन रही थी कि कोई बात नहीं, ईश्वर ने मेरा बेटा छीना है, तो आज से कृष्णा मेरा बेटा बन के रहेगी, वो बड़ा संबल था मेरे लिए। और उस दिन से मैंने तय कर लिया था कि अब बाबूजी का बेटा बनकर ही दिखाऊंगी। अच्छा, देखिए, हम लोग आपको चूँकि बहुत पहले से जानते हैं, आपके घर भी हम आते रहे हैं, गौर साहब से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन वो दुर्घटना हुई थी और गौर साहब
अंत्येष्टि करके लौटे थे और उसी दिन दोपहर में भोपाल में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। 11 बच्चे एमएससीटी के झांसी में एक ट्रेन से कट गए थे और निश्चित बहुत तकलीफदेह घटना थी। मगर गौर साहब उस दिन भी वहाँ गए थे बैठने के लिए, जब जिस व्यक्ति ने सुबह अपने बेटे की अंत्येष्टि की और शाम को वो वहाँ पहुँच जाए तो क्या था? बाबूजी की यही सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो हमेशा कहा करते थे कि अगर कोई जिम्मेदारी का आप निर्वहन कर रहे हैं तो उसका वो धर्म आपको ज़रूर निभाना चाहिए। और उस समय चूंकि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाल रहे थे, इसलिए पूरे प्रदेश की जनता की चिंता उनके अंदर थी। और जब इतनी बड़ी दुर्घटना घटी तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने राजधर्म का पालन किया था और वो उन बच्चों को देखने, उन बच्चों के परिवार वालों से मिलने तत्काल पहुंचे थे, उनको सांत्वना देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए। ये वास्तव में उनका बहुत बड़ा मन, उनके गुणों की ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो पूरे परिवार भाव के साथ काम करते थे। तो ये हमें श्वेता हैं, हमारे प्रोडक्शन की सारी इंचार्ज हैं, बहुत सीनियर हैं यहाँ पे। श्वेता, क्या आज हम लोगों ने तय किया है कि आपसे जो सारे सवाल हैं, हमारी जितनी यहाँ लेडी कलीग हैं, नई लड़कियाँ हैं, पूरी आधी आबादी है, वो आपसे पूछेंगे। श्वेता, सौभाग्य है ये। कृष्णा जी, अभी जैसे आप हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश सर से बात कर रही थी तो आपने वो अपनी जर्नी बताई कि कैसे आपके पति का देहांत हुआ और आपको आपके ससुर जी ने एक संबल प्रदान किया और बोला कि आप उनके बेटी की तरह हैं, बेटे हैं आप। तो वो जो दायित्व था कितना मुश्किल था वो समय आपके लिए, एकदम से एक बहू से बेटा बनना, फिर एक बहू से मंत्री तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत कठिन सफ़र था और पुरुष प्रधान समाज में राजनीति के क्षेत्र में काम करना किसी भी महिला के लिए कठिन होता है। पर हाँ, मैं अपने आप को इसमें सौभाग्यशाली मानती हूँ कि बाबूजी का बहुत बड़ा सहारा मेरे पीछे था और कदम कदम पर मुझे बहुत उन्होंने सिखाया, सीखने को मिला। जब भी कठिन परिस्थितियाँ मेरे सामने आई, बाबूजी ने हमेशा उसका समाधान किया। कई बार ऐसी स्थिति आई कि समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है और ऐसे समय जब बाबूजी के सामने विषय रखते थे तो बाबूजी तत्काल उसका समाधान निकाल देते थे। तो मुझे लगता है कि एक जो संबल आपको परिवार से मिलता है वो संबल देने का काम बाबूजी ने किया और मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैंने भी अपने आप में बहुत परिवर्तन किया, बहुत चेंज किया, क्योंकि एकदम हाउसवाइफ से मैं सार्वजनिक जीवन में काम करने निकली थी। तो शुरू से जब बचपन से मेरे मन में एक ही भाव हमेशा होता था कि जो भी जिम्मेदारी मिले उसको परफेक्शन के साथ निभाओ। अगर बेटी है बहू तो से मंत्री तक का सफ़र था आपका। तो पहले जब ये घटना नहीं हुई थी तो उससे पहले कभी चर्चा होती थी राजनीति को लेकर, या कभी कुछ ऐसा सोचा हो कि आप राजनीति में जा सकती कभी हैं? नहीं। हम लोग बहुत आनंद के साथ रहते थे। बाबूजी अपना काम करते थे, हम परिवार में बाबूजी का वह समय जो परिवार के साथ बिताने का होता था, हम या तो भोपाल के बाहर चले जाते थे और एक साथ सब लोग आनंद के साथ उस समय बिताते, उसमें कोई राजनीति की बात नहीं होती थी। तो मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि ये इस क्षेत्र में काम करना होगा। 2018 में जब आपको आपके ससुर जी की सीट मिली तो कैसा लगा? मतलब वो समय क्या था, क्योंकि वो 4 में शायद घटना हुई थी और 18 का साल था, तो इतने लंबे समय बाद एकदम से उस सीट से चुनाव लड़ना और एक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना, तो कैसा रहा वो अनुभव? कैसा उस था? समय तक तो मैं काफ़ी राजनीति के क्षेत्र में परिपक्व हो गई थी, क्योंकि मैं 2009 में महापौर का चुनाव भी लड़ी थी। तो संगठन में काम करते करते मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ था। मैंने बहुत नज़दीक से राजनीति को देखा था, समझा था, ग्रहण किया था और अपने आप को तैयार किया था उसके लिए, क्योंकि इसके लिए आपको तैयार भी होना होता है, आपको मन से तैयार होना होता है, आपके मन को बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि कई प्रकार के प्रहार आपके ऊपर होते हैं। तो अगर हमारा मन छोटा है या मन कमज़ोर है तो उन प्रहार को हम झेल नहीं सकते, लेकिन मैंने अपने मन को मजबूत किया था। उन प्रहारों को झेलते झेलते मैं 2009 में महापौर बनी। महापौर बनने के बाद 5 साल जिस प्रकार से इससे भोपाल शहर के विकास में अपना सब कुछ योगदान दिया, अपने जो भी हमारा विज़न था उसको क्रियान्वित किया, इम्प्लीमेंट किया, शहर में दिखाई दिया, उससे लोगों को लगने लगा कि वास्तव में मेरे में प्रशासनिक क्षमता है, मैं काम कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं निरंतर आगे बढ़ती गई, फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए और बाकी आगे आपसे बात करते हैं, बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। मगर ये बताइए, राजनीति की जो एक सबसे अच्छी बात क्या लगती है और सबसे बुरी बात क्या लगती है?
राजनीति की सबसे अच्छी बात अगर मैं मानूं तो ये लगता है कि हम बहुत सारे ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत नीडी हैं, जिनके जीवन में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो कभी उजाला हो सकता है, उसको हम कर सकते हैं। और सबसे ख़राब बात ये लगती है कि जब हम अच्छा काम भी करने जाते हैं और उस पर राजनीति होने लगती है, ये सबसे ज़्यादा ख़राब बात होती है। और राजनीति में जो इतनी व्यस्तता होती है वो कैसी लगती है? घर परिवार को समय नहीं दे पाते? नहीं, अच्छा, व्यस्तता तो देखिए किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो आप व्यस्त तो रहेंगे ही सही। आपको संतुलन तो बनाना ही पड़ता है अपने काम और परिवार के बीच में। अगर आप संतुलन नहीं बना पाते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बेहतर संतुलन बनाया है परिवार और राजनीति के बीच में। तो व्यस्तता भी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि काम करने की आदत है, तो व्यस्तता भी अच्छी लगती है। और संतुलन बना के अगर काम करती हूँ तो आनंद के साथ हमारी गाड़ी चल रही है। या अंशिका है हमारी, अंकल है, कुछ पूछना चाहेंगे? मैम देखिए, जैसे चुनावी माहौल चल रहा है और केंद्रीय सरकार ने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है, लेकिन फिर पार्टी टिकट देने से पीछे क्यों हट जा रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ भी योग्य महिलाएं हैं, जो जीतने वाली कैंडिडेट है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, जिनके सर्वे रिपोर्ट अच्छी है, जिनमें कैपेबिलिटी है, पार्टी निश्चित रूप से उनको मौका देती है। आज अभी हम देखें लोकसभा के चुनाव में कितनी बड़ी संख्या में हमारी पार्टी ने महिलाओं को टिकट दिया है। अन्य पार्टियों को भी अपना मन बड़ा करना पड़ेगा, महिलाओं को राजनीति में काम करने के अवसर देना पड़ेंगे। आपने घर परिवार की बात की और कहा कि एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, तो कुछ बैलेंस की बातें हमने भी आपके लिए सोच रखी हैं। देखिए, ये कुछ कह रहे हैं आपके बारे में, सुनाओ भाई। मम्मी का बचपन में ही हमेशा उनका एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत शौक रहा है। वो डांस भी करने जाती थी, नवरात्रि में वहाँ पे कृष्ण भगवान बनती थी, राधा बनती थी, सारे रोल करती थी। उनसे आप गाना अच्छा गवा सकते हो, उनसे आप डांस करवा लो, सिखा भी देंगे वो डांस। खाना अच्छा बनाती हैं वो, सब चीज़ में वो एकदम एक्सपर्ट जैसी लगती थी हमको। जब हम छोटे थे, क्लास में पढ़ते थे, तो हम जो बढ़ रहे हो रहे तो हमको हिंदी नहीं आती थी, तो हम उनसे पूछते थे कि ये हिंदी की मात्रा कैसी लगती है, ये कैसी। आज भी हम उनसे पूछते हैं क्योंकि आज भी हम कहेंगे नहीं अटक जाते, पर वो नहीं अटकती हैं। तो ये सबसे आपके प्रिय रहे हैं आकाश को आपने? बड़ा बेटा था, और वैसे भी कहते हैं कि बड़ा बेटा माँ को सबसे ज़्यादा, बड़ा बच्चा माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो आकाश से एक बहुत बहुत अलग स्नेह है, और माँ बेटे जैसा रिश्ता कभी है ही नहीं, एज अ फ्रेंड जैसा रिश्ता हमारा है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जैसे अभी बात हुई थी कि एक जो बाबूजी की विरासत, बाबूलाल गौर साहब की जो विरासत है, बड़ी भारी विरासत थी। वो 9 बार के विधायक थे, 10 बार के, एक बार मुख्यमंत्री भी बने, और वो जिस सीट से जीतते थे वहाँ से लगातार मार्जिन बढ़ाते ही थे। और वो सीट थी, इतनी सिक्योर सीट थी कि उस पर हर किसी की नज़र होती थी, और वो सीट आपको मिली है। तो एक जिम्मेदारी लगती है, या उस सीट को लेने में, टिकट लेने में कभी दिक्कतें आती हैं क्या? नहीं, स्वाभाविक रूप से बाबूजी की विरासत को संभालना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए चुनौती है क्योंकि जिस समर्पण के साथ उन्होंने इस विरासत को सहेजा था, और जो संबंध उनके हर एक परिवार से मेरे क्षेत्र में बने थे, वो अद्भुत थे। आज भी जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, बहुत पुराने फ़ोटो दिखाकर कहते हैं कि बाबूजी हमारे गृह प्रवेश में आए थे, बाबूजी हमारे बच्चे के मुंडन में आए थे, बाबूजी हमारे बच्चे के जन्मदिन में आए थे। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि वास्तव में अगर वो 10 बार एक क्षेत्र से लगातार जीतते रहे, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि उन्होंने हर घर से पारिवारिक संबंध बनाए थे, आत्मीय संबंध बनाए थे। और इसलिए अब उन्हीं की परंपरा का निर्वहन करते हुए, उन्हीं की परंपरा पर चलते हुए मेरी भी कोशिश यही है कि जिस प्रकार से बाबूजी ने इस क्षेत्र को संभाला था, आज जब वो विरासत मुझे मिली है तो उसमें कोई कमी नहीं रखूँगी और बेहतर करके दिखाऊँगी। और इस बार तो मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ये साबित भी कर दिया कि जो प्यार हम बाबूजी से ज़्यादा वोटों से आपको जो प्यार हम बाबूजी से करते थे, उससे ज़्यादा प्यार हम आपसे करते हैं। ये प्रतिज्ञा हमारे ऐसे, प्रतिज्ञा क्या पूछना चाहोगे तुम? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, और क्या आपको लगता है कि महिला अभी सशक्त हो पाई है या कहीं कुछ कमी है अभी भी, वो कसर कैसे पूरी हो सकती है? महिला सशक्तिकरण भारत में हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रहा है,
लेकिन मुझे लगता है कि इस देश की महिलाएं हमेशा से सशक्त रही हैं। आज़ादी के इन 75 वर्षों में, इन 10 वर्षों में हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने निश्चित रूप से इस देश की आधी आबादी के मन में बहुत बड़ा आत्मविश्वास जगाया है। जबकि पूर्व की सरकारों ने लगातार महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया। महिला सशक्त आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से हो, क्योंकि वो देश की आधी आबादी है, परिवार की आधी आबादी, समाज की आधी आबादी है। और परिवार रूपी गाड़ी जब दो पहिए पर चलती है तो उसमें जितना अधिकार पुरुष का उतना महिलाओं का भी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो निश्चित ही आप इंस्पायरिंग तो हैं महिलाओं के लिए, नई उम्र की लड़कियों के लिए। तो क्या सजेस्ट करेंगी इन सबको राजनीति में आना चाहिए? देखिए, जिनका इंटरेस्ट है, जिनकी रुचि है समाज सेवा की, वो निश्चित रूप से आएँ, क्योंकि अगर आप समाज सेवा, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना चाहते हैं तो इस फील्ड में बहुत स्कोप है, बहुत काम कर सकते हैं आप। मुझे आज इतना अच्छा लगता है जब किसी बहन के आंसू में पोंछती हूँ, जब किसी बहन की कोई समस्या से उसे मुक्ति दिला देती हूँ, तो मुझे लगता है कि महिला नेतृत्व की कहीं ना कहीं कोई एक कमी महसूस हो रही थी। एक महिला से अपनी समस्या बहुत अच्छी तरीके से कह सकती है, हाथ पकड़ के कोने में ले जाकर, लेकिन एक पुरुष से नहीं कह सकती। तो कितनी तैयारी से आना चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने मन के आत्मविश्वास को बढ़ाकर इस फील्ड में आना चाहिए। अपना आत्मविश्वास बहुत बड़ा होना चाहिए कि हमेशा से दिमाग में यह बात भर दी है कि ये राजनीति पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। राजनीति का क्षेत्र महिलाओं के लिए भी उतना ही है जितना पुरुषों के लिए है। आप भी आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हैं, इसलिए आधी आबादी की आवाज़ आप बन सकती हैं। आधी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने का नेतृत्व आप कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, उनको सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होना चाहिए और परिवार और राजनीति में अपने क्षेत्र में एक संतुलन बनाने का मन रखकर आना चाहिए, ताकि समाज सेवा करने आने के लिए उनका घर न टूटने पाए। ये ऋतु है, हमारी एंकर है और राजनीति की खबरें बहुत इंटरेस्ट लगती है। क्या पूछोगी? मैम, आपने बोला कि एक महिला के दर्द को अच्छे से समझ सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने महिलाओं के उन दर्द और ज़रूरतों को समझा और उनके लिए योजनाएं भी लाई, लेकिन महिलाओं ने जब रिएक्शन दिए कि वो काफ़ी खुश हैं उन रुपयों को यूज़ करके, कोई पढ़ रहा है, कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में महिलाओं की भागीदारी कम क्यों दिखाई दी है? हाँ, निश्चित रूप से इस बार क्योंकि मौसम भी प्रतिकूल था, इसकी भी एक वजह रही है। एक शादियों का सीज़न था, बहुत सारी बहनें हमारी बाहर चली गई हैं और भी हम उस पर हम सोचेंगे, चर्चा होगी, विचार विमर्श करेंगे कि क्या कारण रहा। वैसे पहले की तुलना में, 2 चरणों की तुलना में इस चरण में प्रतिशत मतदान का ठीक रहा है, अच्छा रहा है, लेकिन महिलाओं का वोट उस समय जितना था उतना विधानसभा चुनाव में उतना इसमें नहीं रहा। उसके लिए निश्चित रूप से हम मंथन करेंगे। कुछ आपसे एक दो पारिवारिक बातें कुछ और करते हैं। इस वीडियो को चलाइए भाई। माय गॉड। माँ मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। चाहे वो अपने रिश्तों, अपने घर परिवार को संजोकर रखने की बात हो या बाहर की दुनिया में अपना नाम कमाना, अपना नाम विकसित करने की बात हो, उनने हमें हमेशा एक बेहतर जीवन जीना, एक बेहतर व्यक्ति बनना, इसके लिए हमेशा हमेशा इंस्पायर करते रही। आपकी बहू हैं, क्या नाम है इनका? नेहा। नेहा, अच्छा, डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा। तो जब आपने बहू की तलाश शुरू की होगी तो क्या सोचा था? मैं ब्रिज जी आपको बताऊं कि मैं बहू ढूंढ रही थी, तभी मेरे बेटे ने मुझे बताया कि उसका इंटरेस्ट अपनी एक फ्रेंड है जो बहुत सालों से उसके साथ है, उनके साथ है। और आप यकीन नहीं करेंगे, यही बात मैंने बाबूजी को बताई और बाबूजी ने मुझे बिना एक क्षण की देरी किए कहा कि बेटा जिसको पसंद कर रहा है उसमें हम सबकी सहमति होनी चाहिए। और हमने नेहा से मिलने के बाद हम सब की सहमति थी। तो मुझे लगता है कि शायद मैं ढूंढती तो इतनी अच्छी लड़की ना ढूंढ पाती। अच्छा। जितना अच्छा मेरे बेटे ने ढूंढी। तो अंतर्जातीय विवाह है? जी बिल्कुल अंतर्जातीय है, मीणा समाज की हमारी बहू है। तो जरा भी हिचक नहीं हुई आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, एक बहुत अच्छी बेटी, बहुत योग्य बेटी, संस्कारी बेटी, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है,
घर को भी बहुत अच्छे से संभाल रही है, बाहर भी बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है कि हमारे परिवारों के संस्कार में वो ढल गई है। अच्छा, आप भी बहुत बड़े परिवार से आई थी। आपके हमने इंदौर का पता किया, काची मोहल्ला में आपका घर था जी। और बहुत बड़ा परिवार था। सारी जानकारी लेकर आए आप। वो तो थोड़े लेट हो गया वरना वहाँ भी बहुत रिएक्शन देने को सब तैयार थे। तो वो इतने बड़े परिवार से आप आई थी, और मगर सब लोग कह रहे थे कि पढ़ने लिखने में आप बहुत होशियार थी। आपने एमए किया है ज्योग्राफी से, और जिनके साथ किया वो मेरे एक दोस्त की वाइफ थी अल्पना गिरी। वो बताती थी कि क्लास की डेस्क पे सबसे पीछे बैठी रहती थी, बहुत कम बोलती थी। हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि कभी वो जाके मेयर बनेंगी, विधायक बनेगी, मंत्री बनेंगी। तो पढ़ने लिखने में आप होशियार थी। मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता ब्रजेश जी, बहुत अच्छा बीता। मेरा परिवार विशुद्ध रूप से संयुक्त परंपरागत भारतीय परिवार था। मेरा संयुक्त परिवार होने के कारण मैं संस्कारों को, परंपराओं को जीते जीते बड़ी हुई हूँ। और मेरे घर में मेरे ताऊजी साथ में थे, मेरे चाचा जी साथ में थे, मेरे पिताजी, 3 भाइयों का परिवार था, दादा दादी साथ में थे। कितने बच्चे थे? और इतने सारे, हम 12 बहनें थे घर में, 12 बहनें और 7 भाई थे। इतने सारे में संयुक्त परिवार में रहने का क्या आनंद होता है, किस प्रकार से उस समय हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को सिर्फ हमें दिखाया या समझाया नहीं जाता था, गुट्टी के रूप में पिलाया जाता था। आज अगर जो मेरा बेटा कह रहा है कि मेरी माँ को डांस करने का, गाने का, हर चीज़ का शौक़ है, मेरे घर से वो संस्कार मुझे मिले हैं। मेरे घर में शादियों में जो गाए जाने वाले गीत, मुझे एक एक गीत याद है। हल्दी का गीत क्या है, मेहंदी का गीत क्या है, तेल चढ़ाते हुए क्या गाते हैं, क्योंकि मेरे परिवार ने वो संस्कार मुझे गुट्टी में पिलाए हैं। तो मुझे लगता है कि संयुक्त परिवारों में पली बड़ी लड़की आज अगर इस क्षेत्र में काम करने आई है तो वो संस्कार हर तरीके से दिखाई देते हैं। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल सही बात है, शुरू से पढ़ने का बहुत शौक़ था, शुरू से। बहुत पिताजी की बहुत लाडली थी, क्योंकि मैं पढ़ती अच्छा थी सब बच्चों में, तो मुझे बहुत अवसर भी दिए पढ़ने के और आगे बढ़ने के अवसर दिए। उस समय में एक संयुक्त परंपरागत भारतीय परिवार होने के बावजूद भी बेटियों को, हम सब बेटियों को उन्होंने पढ़ाया। इतने बड़े परिवार से मैं भी, इतने बड़े परिवार से मैं बहुत। ये भी हमारी कलीग है, आपसे पूछना। मैम, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बताया कि इक्वालिटी में बिलीव करती है लड़कियों को पढ़ाना, तो आप बतौर मंत्री महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या विज़न है आपका मैम? देखिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि महिलाओं को इस पुरुष प्रधान समाज में अपने आप को साबित करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इस दिशा में हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी, प्रधानमंत्री जी भी और प्रदेश नेतृत्व भी निश्चित रूप से संकल्प के साथ काम कर रहा है। एमपी सरकार यूसीसी लागू कर सकती है? निश्चित रूप से आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होगा, ये हमारे संकल्प पत्र में है। और भी मैं कुछ बातें हों, काफ़ी लंबी बात आपसे कर ली है, मगर सबसे अच्छी बात लगती है कि आप पूरे वक्त वेल ड्रेस रहती हैं। आप जब भी सबके सामने आती हैं तो एक अच्छे परिधान में रहती हैं, पूरी हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। तो ये आपने कब सीखा? शुरुआत से ही है या यहाँ के आपने बदला अपने आप को? नहीं, शुरू से ही मुझे अच्छा लगता है कि आपका ड्रेसअप आप में कॉन्फिडेंस लाता है। आप जब अच्छा ड्रेसअप करते हैं, आप जब अपने आप को खुद को अच्छे लगते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं कई बार मैं खुद भी, अगर मेरे ऊपर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लेकिन कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो बहुत आपको ड्रेसअप रहने में, क्योंकि आपको देखने वाले लोग आप में परफेक्शन चाहते हैं, और इसलिए आपको हमेशा अपना प्रेजेंटेशन ऐसा रखना चाहिए कि वो सामने वाले लोगों को अट्रैक्ट करे। क्या बात है, ये चीज़ तो आपसे सीखना पड़ेगी कि कुछ अपने में जब भी हो, प्रेजेंटेबल हो, अच्छे हो, बढ़िया बने, और इससे कॉन्फिडेंस बढ़े। बिल्कुल। मगर बाबूलाल गौर जी की बात करें तो गौर साहब से आपने सबसे बड़ी बात क्या सीखी? बाबूजी के तीन मंत्र थे जो मैं हमेशा मैं अपने जीवन में उतारने का काम कर रही हूँ। समय की पाबंदी, वो बहुत टाइम के पंक्चुअल थे। समय पर पहुंचना मतलब पहुंचना ही, अगर किसी प्रोग्राम में पहुंचना है तो फिर टाइम पे पहुंचना, मतलब बिल्कुल समय की पाबंदी। उनका नियमित दिनचर्या थी। अगर वो रात में 2 बजे भी घर आए हैं तो सवेरे समय पर उठकर और 9 बजे ऑफिस में बैठना, यानी बैठना। तो नियमित दिनचर्या, संयमित खान पान, उनका खान पान बड़ा संयमित था।
जो भी खाना उसको संयम के साथ खाना, वो कभी अति नहीं करते थे। आप भी उनसे बहुत समय तक मिलते रहे हैं, आपने देखा होगा कि उनका खान पान बड़ा संयमित था। तो नियमित दिनचर्या, संयमित खान पान और समय की पाबंदी, ये बाबूजी के विशेष गुण थे जो मैं अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश। मैं मानता हूँ बाबूलाल गौर साहब उस आखिरी पीढ़ी के नेताओं में से थे जो हम पत्रकारों की रिपोर्ट्स पढ़ते थे, उस पर पढ़ के रिएक्शन देते थे, अच्छी लगती थी तो अच्छा बोलते थे, बुरा लगते थे बुरा बोलते थे। अब पढ़ना लिखना ऐसा लगता है कि एकदम छूट, बहुत 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 मीडिया फ्रेंडली, बहुत मीडिया फ्रेंडली थे। और आप लोगों को तो बहुत ही स्नेह करते थे, बहुत स्नेह करते थे। नहीं, वाकई उनकी कमी हम सब लोगों को बहुत खलती है। एक और अच्छा वीडियो आपको दिखाते हैं। ये कब का वीडियो है? ये अभी मुख्यमंत्री निवास पर जब कन्या पूजन का आयोजन। हाँ, फिर इसके बाद आपने और इन्होंने खूब हाथ पकड़ के खूब डांस जी, किया। कन्या पूजन का था। तो साधना जी साहब की बहुत पढ़ती है, बहुत अच्छी हैं वो, बहुत बहुत प्यार करती हैं और बहुत बहुत आदर करती हैं मेरा। और जब भी मैं गई, एक माँ का स्नेह वात्सल्य उनके मन में मैंने अपने लिए देखा है, तो बहुत प्यार करती हैं। हमने हर बार देखा, जब भी सीएम हाउस से कोई प्रोग्राम होता है आप जरूर अभी हम लोगों ने कुछ वीडियो खंगाले कि तो हर बार आप दोनों एक साथ दिखे। जब मुख्यमंत्री जब चुनाव जीते थे तब भी आप उनके साथ थी और आप लोगों ने ऐसे गले मिली जैसे दो बहनें हों, खूब देर। जी हाँ, बहुत खुशी हो रही थी। बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ हम लोग चुनाव जीत रहे थे, बहुत बड़ी संख्या हमारी आ रही थी और वो खुशी हमारी समा नहीं रही थी। हम इतना गले मिले कि इतनी मेहनत करने के बाद हमें सफलता किसी ने सोचा नहीं था कि 166 सीट, कभी 163 163 सोचा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और हाँ, बस आपका एक बचपन का फोटो, एक फोटो और दिखाना, बचपन वाला ब्लैक एंड व्हाइट। वो भी आ गया क्या? अच्छा, एक अच्छा सुंदर सा फोटो है आपका, वो आपके बचपन का है, अच्छा अच्छा अच्छा, जिसमें आप अपने Oh my God! बस इसी को रोकना। ये क्या बनी हुई आप? ये मैं कथक कर रही हूँ, सरस्वती वंदना हो रही है। ये नवरात्रि का पर्व वहाँ इंदौर में ऐसे माताजी बैठती हैं और चारों तरफ वहाँ मोहल्ले की बेटियाँ सब पहले तैयारी करती हैं और फिर वहाँ परफॉर्म करती हैं। तो ये मेरी फ़ोटो है जब मैं सरस्वती वंदना कर रही हूँ। अच्छा, आपके भैया ने बताया कि आप गरबा खूब करती थी और कृष्णा बन जाया करती थी। कृष्ण में बनती थी, मेरा रोल कृष्ण का ही होता था हमेशा। तो नाम इसलिए तो नहीं, नाम तो बचपन में रखा था, पर कहते हैं ना कि वो गुण आपके अंदर आ ही जाते हैं जो नाम होते हैं। तो एक आपकी से फरमाई मैम की एक्चुअली ये फ़ोटोज़ देखकर ही एक छोटा सा सवाल है। आप बहुत आर्टिस्ट मुझे दिख रही हैं, मतलब आप डांस भी कर रही हैं, गरबा भी कर रही हैं, तो मुझे लगता है और आपकी आवाज़ सुनकर भी लग रहा है कि आप सिंगिंग भी करती होंगी। नहीं, ऐसा कोई सिंगिंग तो हल्का सा अगर गुनगुना दे, बहुत हम्बली मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप छोटा सा कुछ गुनगुना दे तो। नहीं तो बहुत मुश्किल काम बता दिया। मतलब मैं भी थिएटर आर्टिस्ट हूँ, कोरस तो हम लोग भी गा ही लेते हैं, और तो आप आर्ट में इतनी रिच हैं, हम लोग को अच्छा लगेगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाया। और इसी एक अच्छे नोट पे हम इस प्रोग्राम को, अपने आपके सुंदर से इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपसे हम सब दुआ करते हैं कि आप जिस राजनीति की राह पे चली हैं लगातार चलती रहें, जिस जनसेवा के भाव से आप आई हैं वो उसको पूरा करती रहें और हम सबको स्नेह देती रहें, विस्तार न्यूज़ को स्नेह देती रहें। क्या बोलेंगे विस्तार न्यूज़ के बारे में? मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज आपने मेरे पुराने बचपन के फ़ोटो दिखा के मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी और बहुत सारे बाबूजी के साथ बिताए हुए दिनों को आज फिर मेरे को स्मरण हो गया है। तो आज खुशी भी है इस बात की कि बाबूजी ने बहुत सिखाया मुझे, आज जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ आगे बढ़ने का मौका दिया। और आज मेरे विस्तार चैनल ने, विस्तार न्यूज़ ने आज मेरी उन सभी यादों को, स्मृतियों को एक बार पुनः जीवित करने का काम किया। मैं विस्तार न्यूज़ के उज्जवल भविष्य की शुभकामना देती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप जब भी
मुझे आवाज़ लगाएंगे, मैं आपके बीच में हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भरोसा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये थी मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी। और अगली बार गेस्ट इन न्यूज़ में कोई और शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।